नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं आपको तारों के रंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे तापमान बढ़ने से तारों का रंग बदल जाता है और कैसे तारे जन्म लेती हैं। हमारा सूरज कैसे पैदा हुआ है, उसका जन्म कैसे हुआ है, ज्योग्राफी क्या कहती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा अपने इस वीडियो में। सबसे पहले बात समझना कि तारों का रंग एक जैसा कभी नहीं होता है। आसमान में देखने पर सभी के सभी तारे हमें टिमटिमाते हुए सफेद सफेद नजर आते हैं, लेकिन सभी का रंग सेम कभी नहीं होता। टेलीस्कोप से देखोगे तो रंग फर्क नजर आएगा। जैसे सबसे कम तापमान वाला जो तारा होता है उसका रंग होता है लाल, सबसे कम तापमान वाला लगभग। और हां, टेम्परेचर कौन सा? सरफेस का, सतह के तापमान की बात कर रहा हूं मैं, अंदर के तापमान की बात नहीं कर रहा हूं। तो सबसे कम टेम्परेचर वाला जो तारा होता है उसका रंग होता है लाल। अब जैसे हमारा सूरज है, जी हां, हमारा सूरज भी एक तारा है। अगर आप जानना चाहते हो कि तारे दिखते कैसे हैं, सूरज को देख लो। सूरज जैसा दिखता है, लेकिन सूरज बहुत पास है, इसे सूरज बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन तारे बहुत दूर। सूरज और तारा, तारे और सूरज में कोई फर्क नहीं है। बस ये फर्क है, कुछ तारे हमारे सूरज के जितने बड़े हैं, कुछ हमारे सूरज से ज्यादा बड़े हैं और कुछ हमारे सूरज से कम, मतलब हमारे सूरज से छोटे हैं, और कोई फर्क नहीं है। सेम तरीके से जन्म लेना है, सेम तरीके से इनकी मृत्यु होती है। कैसे होती है बताऊंगा अपनी क्लास में इसमें। तो हमारे सूरज के सरफेस, सतह का तापमान पड़ता है 6000, इसलिए हमारा सूरज पीला 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 सा नजर आता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाए, कहां का? अंदर का नहीं, सरफेस का, वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा। और सबसे गर्म तारा, उसका रंग होता है नीला। जैसे दिए के नीचे बात होती है, बात, मोमबत्ती के बिल्कुल नीचे बात पर अगर आप देखोगे तो आपको आग पीली नहीं, आपको नीली नजर आएगी, नीली। तो सबसे गर्म जो तारा दिखाई देता है वो नीला होता है, जिसका सरफेस, सतह का तापमान 28,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये 7 प्रकार के रंग वाले तारे होते हैं। अब यह है सरफेस की बात। अब बात करते हैं अंदर की बात, या तारे पैदा कैसे होते हैं। जनाब देखिए, एक घटना होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। सर समझ में नहीं आएगा ऐसे, मेरी बात समझो। अंतरिक्ष में धूल, मिट्टी और गैस का एक बादल होता है। धूल, मिट्टी और गैस का एक बादल होता है, और गैस होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में 99% से भी ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल एटम होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, नहीं पता तो छोड़ो। एक बादल होता है अंतरिक्ष में, धूल, मिट्टी और गैस का बादल। और गैस कौन सी? हाइड्रोजन। इस बादल का तापमान होता है -173 डिग्री सेल्सियस, मतलब यह बहुत ठंडा बादल होता है। लेकिन अपनी ग्रेविटी के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, यह आसपास की धूल मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू करता है। धूल, मिट्टी और गैस। तो एक बादल है छोटा सा, अपने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण वो आसपास की धूल मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू करता है। जैसे कि आप हमारी पृथ्वी पर धूल मिट्टी को फेंको, नीचे जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है। तो वो बादल वो और बड़ा हो जाता है, वो और बड़ा हो जाता है, क्योंकि आसपास की धूल मिट्टी और खींचता है। और उसके केंद्र, उसके सेंटर का तापमान बढ़ता जाता है। जैसे अगर आपके ऊपर एक चादर बिछाऊं तो आपको ठीक फील होगा, लेकिन आपके ऊपर 2 चादर बिछाऊं तो आपको गर्मी लगेगी। 3 चादर, 4 चादर, अगर मान लो आपके ऊपर 2 लाख चादर बिछा दी जाए तो चादर डिसाइड करो तुम, कितनी छोटी, कितनी पतली। अगर टिश्यू पेपर भी 2 लाख या 2 करोड़ तुम्हारे ऊपर लगा दिए जाए, जलकर भुन जाओगे, गर्मी में मर जाओगे। 2 करोड़ टिश्यू पेपर हमारे ऊपर रख दिए जाए तो सर पहले तो दब के ही मर जाएंगे। अरे वो छोड़ो, गर्मी देखो। तो सेम वो बोल जिसके अंदर का तापमान -173, लेकिन वो बोल हाइड्रोजन और धूल मिट्टी से बनी होती है। अपने ग्रेविटी के कारण वो आसपास की धूल मिट्टी को खींचते खींचते बड़ी होती जाती है, 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 और अंदर का तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बढ़ते 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 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, या फिर ये कहो 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। तो हेंस बेथ की एक थ्योरी थी, हेंस बेथ की। वो क्या? जब ये बॉल बहुत बड़ी हो जाती है और तापमान केंद्र का
1 करोड़ पहुंच जाता है, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा प्रेशर दाब और बहुत ज्यादा हीट मतलब गर्मी के कारण हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ भागती है। सामान्यतः जनरली हाइड्रोजन रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब एक दूसरे दूर जाती है, दूर। लेकिन जब इतना ज्यादा दबाव और तापमान बढ़ता है तो हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ आती है, मर्ज होती है और ब्लास्ट, बूम, एक ब्लास्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब मिलना, मिलना, नाभिकीय संलयन। एक बड़ा ब्लास्ट होता है और गर्मी और बढ़ती है, फिर एक और ब्लास्ट, और ब्लास्ट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्लास्ट ब्लास्ट, और पैदा होती है एनर्जी, ऊर्जा, जिसको आप हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत नहीं, लाइट को क्या कहेंगे हम, प्रकाशीय ऊर्जा के तौर पर कह सकते हो। वही प्रकाश और वही गर्मी हम धूप में महसूस करते हैं। ऐसे ही देखते 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 वो पूरा का पूरा गोला जल जाता है, जलने लगता है, और वही जलता हुआ गोला सूरज है। लेकिन अगर वो दूर है, वो तारे हैं। सूरज और तारे, सबका जन्म ऐसे ही होता है और इनका ईंधन है हाइड्रोजन। एक दिन हाइड्रोजन खत्म होगी, कुछ समय के लिए हीलियम की चेन चलेगी और सूरज मर जाएगा, सूरज बुझ जाएगा। और सूरज बुझ गया तो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पहली बात तो बहुत सारे फैक्टर हैं, सर्दी में ही मर जाएंगे। लेकिन जब पेड़ों को खाना नहीं मिलेगा तो पेड़ मर जाएंगे, फिर पेड़ों के ऊपर आधारित जीव जंतु और हम जैसे लोग मर जाएंगे, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया के सभी तारों का होगा, आज नहीं तो कल। हमारा सूरज आज से 4.5 अरब साल पहले जलना शुरू हुआ था, यानी कि बिलियन ईयर्स अगो, और अभी 4.5 अरब साल और बचेगा। हमारे पास बहुत फ्यूल है। हमारा सोलर सिस्टम और सूरज 4.5 अरब साल मतलब 450 करोड़ साल अभी है। तो जल्दबाजी मत मचाना कि कभी अपनी प्रॉपर्टी बेचने शुरू हो जाओ कि तारा मरने वाला है, सूरज मरने वाला। अभी 450 करोड़ बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हारे लिए काफी है, और उम्मीद करता हूं यह बात भी समझ में आई होगी। और आपको यह भी पता है क्या, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।